नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पढ़ो रिंकू में। आज हम लोग बात करेंगे ईवीएस यूपी टेट के ईवीएस में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है? तो श्वसन मूल सबसे अधिक मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है। आप ऐसे देखेंगे, इस प्रकार से श्वसन मूल निकले होते हैं, बाहर से, पानी के बाहर से निकले होते हैं। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी है ओरोबैंकी तथा अमरबेल। याद रखिएगा, ये पूर्ण रूप से परजीवी हैं। कौन? ओरोबैंकी और अमरबेल। कवक का किस पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है? तो माइक्रोराइजा होता है वह कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? माइक्रोराइजा कहलाता है। अगला प्रश्न, कीट भक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बनाते हैं। जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए न होकर रहने के लिए होता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? अधिपादप कहते हैं। जब खाने के लिए न होकर सिर्फ रहने के लिए हो तो वो क्या होगा? अधिपादप। यूट्रिकुलिया, नेपेनथिस और डायोनिया एवं ड्रायसरा कैसे पौधों के उदाहरण हैं? तो ये ड्रोसेरा, डायोनिया, नेपेनथिस और यूट्रिकुलिया ये कीट भक्षी पौधे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आएगा। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है लोरेंथस। क्या नाम उसका? लोरेंथस। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो एजी टेंसले ने किया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, एजी टेंसले ने इसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, श्वसन की क्रिया है, श्वसन क्रिया क्या है? अपचायक है। अगला प्रश्न, किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो नीला और लाल में। आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 H2O क्रमशः होता है। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। CO2 का अपचयन होता है, H2O का ऑक्सीकरण होता है। चलिए अगला, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो सभी उपभोक्ताओं में परपोषी होने का गुण पाया जाता है। अगला, द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक कहा जाता है। आगे, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स कहा जाता है जो दूसरे जंतुओं के शिकार करके अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो वे जंतु सर्वभक्षी कहे जाते हैं। अगला, प्रकृति का मेहतर, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा। किसे कहते हैं? तो प्रकृति का मेहतर अपघटक व कवक को कहा जाता है। आगे, जीवीय संबंध एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। जीवी और अजीवी में संबंध स्थापित करने वाले कौन हैं? तो वो अपघटक कहलाते हैं। अगला, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा देते हैं? तो उसे खड़ी अवस्था कहा जाता है। जो अजीवी पदार्थ हैं वो खड़ी अवस्था कहलाते हैं। आगे, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों का संबंध स्थापित कौन करता है? तो ये खाद्य श्रृंखला है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों में गुजरता है, ऐसे क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। याद रखिएगा, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ये ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। कहाँ पर? खाद्य श्रृंखला में। और ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर जाता है, उसे खाद्य जाल कहा जाता है। आगे, कराए की पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो ऊर्जा मापने की इकाई कौन है? ऊष्मा है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है कौन? पारिस्थितिकी तंत्र। अगला, प्राकृतिक तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को
कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा दी है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस और फोर्ब्स ने क्रमशः बायोसिनोसिस तथा माइक्रोक्रोम्स की संज्ञा दी है। आगे, एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो एटीपी जलीय अपघटन द्वारा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपभोग की जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। 90% ऊर्जा जैविक क्रियाओं में खर्च कर ली जाती है। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या क्या होती है? स्थिर होती है, अर्थात सभी जीव स्थिर होते हैं, न कोई बढ़ता है ज़्यादा न कोई घटता है। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड कैसे बनेगा? याद रखिएगा, संख्या पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमेशा उल्टा बनेगा, वृक्ष में उल्टा बनेगा। और एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड भी उल्टा होगा। जीवभार मतलब बड़े जीव कम होंगे और छोटे जीव अधिक होते चले जाएंगे। आगे, प्रत्येक पोषक तत्व में जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषक तत्व को देते हैं? तो अभी हमने कहा जीव जो है 90% ऊर्जा अपने को ले लेते हैं, बचा 10% यही अगले तल को चला जाता है। आगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। आगे, मृत जीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? डेट्रिटस कहते हैं। मृत जीवी खाद्य श्रृंखला को डेट्रिटस कहते हैं। एक सीमा तक प्रकृति की अपनी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की क्षमता कहलाती है, तो उसे कहा जाता है होम्योस्टैटिक्स। प्रकृति एक क्षमता तक अपने पारिस्थितिकी को दुरुस्त करने का प्रयास करती है। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? तो उस क्रिया को विनाइट्रीकरण कहा जाता है। आगे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हाइड्रोजन चक्र में होती है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि सभी पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, सिर्फ धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में लेता है। पारिस्थितिकी तंत्र के आधारभूत घटकों अजैविक, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में से किसी भी एक का अभाव कारण बनता है अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के होने का। अगला, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम बताइए। तो जो साधारण समुद्री आहार श्रृंखला होता है उसका सही क्रम है, पहले डायटम स्वपोषी होते हैं, क्रस्टेशियाई शाकाहारी होते हैं और हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता कहे जाते हैं। अगला, पारिस्थितिकी कार्यशीलता की आधारभूत इकाई है, तो पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला, पारिस्थितिकी अध्ययन का अंतिम लक्ष्य होता है, तो किसी भी पारिस्थितिकी के अध्ययन का अंतिम लक्ष्य होता है पारिस्थितिकी विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण। आगे, इकोलाइन क्या है? इकोलाइन जो है दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण मंडल इकोलाइन कहा जाता है। मनुष्य किन कार्यों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है? तो कह रहा है कि मनुष्य कृषि और उससे संबंधित कार्य करके किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक ऊर्जा की आपूर्ति करता है। जैविक तथा अजैविक तत्वों का संरक्षण विविध मंडलों में किन तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है? तो इस प्रकार समृद्ध तंत्रीय चक्रों द्वारा जैविक और अजैविक तत्वों का संचरण होता है। समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? तो 333 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। 333 ग्राम शुष्क भार है ये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो ये कम होने लगती है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ है? प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन। प्रत्येक पारिस्थितिकीय तंत्र में प्रकृति द्वारा स्थापित एक व्यवस्था होती है जिसे अंतः निर्मित स्वतः नियंत्रण व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार से आज की वीडियो समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको अत्यधिक लाभ पहुंचाएगा। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने के लिए धन्यवाद।